दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे 5 क्वेश्चन का पुनः एक दोबारा सेट मिल रहा है। तो जो मेरे इस सेट को देख रहे हैं कृपया इससे पहले आप 5 क्वेश्चन का एक और सेट है देख ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए पोषण की तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं अगर वो जीवित हैं तो उनके लिए पोषण करना अनिवार्य है। और हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। अतः हम यहाँ पे जानते हैं कि यह एक जैव प्रक्रम चैप्टर नामक जो चैप्टर है उनका यह क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि पोषण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव वो अपने दैनिक जीवन में पोषक तत्व को ग्रहण कर अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। छोटू ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो अपने दैनिक जीवन में पोषक तत्व को ग्रहण कर अगर उसका उपयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पोषण की परिभाषा एक बार पुनः बता दूं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो अपने दैनिक जीवन में पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण दूसरा परपोषण। अगर स्वपोषण की बात किया जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए अपने आप पे निर्भर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। यानी कहने का मतलब अगर अपना पोषण स्वयं बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे में पृथ्वी पर के जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जो है वो सब क्या है? स्वपोषण करते हैं। अपवाद में आपका एक जीव है जिसको क्या कहा जाता है? युगलिना। उसके बाद बात किया जाए तो परपोषण, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे माध्यम से या किसी भी माध्यम से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। छोटू समझ में आ गया होगा आशा है। पोषण पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। और जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। लेकिन पोषण की बात किया जाए तो जो जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। छोटू आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण आपको मैं बता दूं, प्रकाश संश्लेषण का भी ये भी क्वेश्चन आपका जैव प्रक्रम एवं पोषण से ही आता है। देखिए जिस प्रकार मानव के वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे के वृद्धि विकास के लिए भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का होना अति आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही भोजन बनते हैं जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है। देखिए अगर इसके बारे में पूछे तो आप सिंपल से भी आंसर लिख सकते हैं कि पौधे के अंदर भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित रंध्र एवं छिद्र के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर एवं पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में जड़ में जाइलम उत्तक के द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों पर भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर एक बार पुनः दोबारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अर्थात सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा पृथ्वी के नीचे से जल तथा खनिज लवण एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कोई पूछे छोटू प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, लेकिन पौधे को ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, जिनका सूत्र होता है C6H12O6। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? एक ये अंतर है, एक अंतर कल था धमनी और शिरा में अंतर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए धमनी और शिरा में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर की अगर बात किया जाए तो यह पादप में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक है। जाइलम एक उत्तक है, फ्लोएम भी एक उत्तक है। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर जाइलम के बारे में बात किया जाए तो जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक। अगर फ्लोएम की बात किया जाए तो फ से फ्लोएम, फ से फूड या फ्रूट। तो कहने का मतलब अगर बात किया जाए जौ से जाइलम, जाइलम उत्तक एक प्रकार का संवहन उत्तक है जो कि पृथ्वी के नीचे से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। बस इसका यही काम है। जाइलम उत्तक एक प्रकार का परिवहन उत्तक है या संवहन उत्तक है जो कि जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अगर फ्लोएम उत्तक की बात किया जाए तो फ्लोएम उत्तक भी एक प्रकार का परिवहन उत्तक है जो क्या करता है, पौधे के पत्तियों पर बने बनाए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब जाइलम उत्तक जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, लेकिन फ्लोएम उत्तक पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाते हैं, जिस कारण से हम पाते हैं कि पौधा का संपूर्ण भाग विकसित हो पाता है। देखिए उसके बाद अगला अंतर में बोलिएगा, जाइलम उत्तक की दिशा एक दिशीय होती है, यानी यह पृथ्वी से लेकर जल को ही अवशोषित करता है। इसी के लिए इसकी दिशा क्या होती है, एक दिशीय होती है। और फ्लोएम उत्तक तो पत्ती पर से भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है, इसी के लिए इसकी दिशा बहुदेशीय होती है। देखिए उसके बाद अगला क्या है, मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है? कौन चैप्टर का क्वेश्चन है? ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो श्वसन नामक चैप्टर एक है, उसी का क्वेश्चन है। नहीं, परिवहन का भी है और श्वसन का भी है। देखिए परिवहन किस प्रकार होता है, हम जानते हैं सबसे पहले परिवहन के बारे में। अगर किसी एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए छोटू, आप कल के वीडियो में देखे हैं धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को परिवहन करता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है। तो लिखिएगा मानव में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निम्न कारणों से होता है। पहला, मानव के शरीर के अंदर परिवहन के लिए दो रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक धमनी और एक शिरा। अर्थात धमनी के जरिए ऑक्सीजन का परिवहन होता है और शिरा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मेरा जो लंग्स है, फेफड़ा है, तो लंग्स क्या करता है, इसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बोलिएगा जो इनमें फेफड़ा की भी भूमिका होती है, लेकिन शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान प्रायः रक्त के द्वारा ही किया जाता है। इतना आप लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? दो पादप हार्मोन के नाम लिखे एवं उसके कार्य को लिखे। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये है आपका नियंत्रण एवं समन्वय का। देखिएगा हार्मोन, अगर हार्मोन की बात किया जाए तो हार्मोन एक प्रकार का कैटेलिस्ट है, यानी एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो पौधे के वृद्धि विकास में मदद करते हैं या जीवों के वृद्धि विकास में मदद करते हैं। बोलिएगा हार्मोन एक प्रकार का कैटेलिस्ट है जो कि पौधे के वृद्धि विकास से लेकर जीवों के वृद्धि विकास तक मदद करते हैं। इतना बात समझ में आया होगा।
अगर बोला जाता है हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला पादप में भी पाए जाते हैं और ये जंतु में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो वो पादप हार्मोन का चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है? पादप हार्मोन का। तब बोलिएगा हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन एक प्रकार का उत्प्रेरक है, यानी एक प्रकार का कैटेलिस्ट है, जो कि पौधे के वृद्धि विकास में क्या करते हैं? मदद करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। देखिए, उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वृद्धिवर्धक और दूसरा होता है वृद्धिरोधक। अगर वृद्धिवर्धक हार्मोन की बात किया जाए तो वैसे हार्मोन जो पौधे के वृद्धि विकास के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धिवर्धक हार्मोन। ये हार्मोन पौधे में ही पाए जाते हैं, लेकिन पौधे के वृद्धि विकास के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। और वृद्धिरोधक हार्मोन वैसे हार्मोन जो पौधे के वृद्धि विकास में हर हमेशा बाधा डालते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धिरोधक। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य को लिखे। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा पादप हार्मोन आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एसिटिलीन, ट्रायोमाइसिन, फ्लोरीन। तो आपको 2 पादप हार्मोन का नाम बोला है ना लिखने के लिए, तो सबसे आसान लिखिए। सबसे पहला है फ्लोरीन, लिख दीजिए, ये सबसे आसान है। फ्लोरीन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पादप के अंदर फूलों की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी फ से फ्लोरीन और फ से फूल। कहने का मतलब ये जो फ्लोरीन हार्मोन है, ये फ्लोरीन हार्मोन पादप के अंदर फूलों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अर्थात जिस पादप के अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में फ्लोरीन की उपस्थिति होती है, उतनी ज़्यादा मात्रा में फूल का निर्माण होता है। दूसरा लिखिएगा ट्रायोमाइसिन। अगर ट्रायोमाइसिन की बात किया जाए तो ट्रायोमाइसिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कि एक प्रकार का वृद्धिवर्धक हार्मोन है। यह हार्मोन पौधे में हुए घावों को भरने का काम करता है। किसका काम करता है? पौधे के घाव भरने का काम करता है। तो दोस्तों, आशा है कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।